Good morning, students. Welcome back to a new class of class 6th English poem Vocation. So this is the poem which we are going to read today, and this poem is written by Rabindranath Tagore. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to read this beautiful and very easy poem, Vocation. First of all, tell me, what do you understand by the word vocation? क्या होता है vocation? Vocation का मतलब होता है आपका पेशा. ठीक है, इन हिंदी युग से पेशा कहते हैं ना, नौकरी पेशा वाले आदमी हैं ये तो, है ना. Either you are doing a job or any occupation. आपका कोई काम धंधा या फिर पेशा, उसको बोलते हैं vocation. लोग इसको ऐसे समझो बेटा, वोकेशन एक ऐसा काम होता है जो आपका फेवरेट काम होता है, आपको उस काम को करना बहुत अच्छा लगता है. यू लाइक डूइंग दैट वर्क, यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क एंड यू अर्न ऑल्सो फ्रॉम दैट. ठीक है, इसको बोलते हैं वोकेशन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस पोएम वी आर गोइंग टू सी, बट बिफोर दैट वी विल रीड समथिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, who is very famous personality in India. है कि नहीं? आप सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? भारत का जनगण मन किसने लिखा था? Who wrote our national anthem? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, ये इंडियन हैं और इन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जो जनगण मन है ना. आप सब जानते हैं या नहीं जानते इनको? ये फोटो तो बहुत फेमिलियर हो आप इस फोटो से, आपकी बुक्स में या कहीं भी ऑफिसेज में, टीवीज में कितनी बार आपने ये देखी होंगी, देखी है ना. यू हैव रेड सो मेनी पोएम्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द जनगण मन. ठीक है, जो आप फर्स्ट डे जब स्कूल में स्टेप इन करते हो उस दिन से आपको सिखाया जाता है, वो इन्हीं का लिखा हुआ है. ठीक है, चलो वोकेशन के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज वोकेशन? तो आप मेरे को ये बताओ, वोकेशन आप किस तरह का चूज करना चाहोगे, कैसा इंटरेस्ट है आप लोगों का? ठीक है, आपका कोई भी इंटरेस्ट हो, या तो आप आइसक्रीम सेलर बनना चाहते हो, या आप कोई टॉय सेलर बनना चाहते हो, या आप कार शोरूम आप रखना चाहते हो, कार रिपेयरिंग रखना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की शॉप रखते हो, या आप कोई भी खुद का आर्टिस्ट या स्कल्पटिंग का काम करते हो, जैसे मूर्ति बनाना या कोई पेंटिंग करना, किस तरह का वोकेशन आपको पसंद है? ठीक है, सोचना और बताना. टुडे वी विल रीड इन दिस पोएम अबाउट some different vocations and what is going on in the narrator's mind. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वी विल रीड समथिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट ही इज एन इंडियन, और हम इनकी पोएम पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में हम थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा जानेंगे. ठीक है, क्योंकि ये इंडियन ऑथर हैं, पोएट हैं और बहुत ही फेमस हैं. एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो इज दैट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड. इट वॉज इन 1913. भारत के पहले इंसान हैं या पहले सिटीजन हैं या नागरिक हैं जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज भारत के लिए जीता था. ठीक है, नोबेल प्राइज तो बहुत लोगों ने जीता है, पर भारतीय कौन था पहला? रविंद्रनाथ टैगोर थे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि ये कितने रिनाउंड थे, कितने फेमस थे, है ना. अपने आप में ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है बेटा. ओके, सो वी विल रीड अ लिटिल मोर अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. थोड़ा सा पढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं. So let's take the meanings first. Polymath. Polymath का मतलब होता है a person of wide knowledge or learning. किसी इंसान को बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारा ज्ञान हो अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में, उनको बोलते हैं पॉलीमैथ. ठीक है, मल्टी टैलेंटेड थे. प्ले राइट. What do you mean by the word playwright? A person who writes प्लेज. ठीक है, कोई इंसान जो प्लेज लिखता है. प्लेज मतलब बेटा खेल नहीं, नाटक जो स्टेज परफॉर्मेंस में होते हैं ना, वो.
ठीक है, जो प्लेज लिखते हैं, जो नाटक लिखते हैं जिसमें कॉन्वर्सेशन होता है ना, सामने ऑडियंस बैठी होती है और लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, डायलॉग डिलीवरी होती है, वो एक प्ले होता है। तो प्ले राइट इज अ पर्सन हु राइट्स प्लेज, ठीक है, वो नाटक लिखते हैं। देन फिलोसोफर, व्हाट इज फिलोसोफर? अ पर्सन engaged or learned in philosophy, especially as an academic discipline, जो philosophy को पढ़ते हैं या उसको जानते हैं और academically उन्होंने पढ़ा है, मतलब उन्होंने अपनी कॉलेज या स्कूल में philosophy को पढ़ा है, ठीक है, he is a philosopher. So philosopher is a person, you can say in हिंदी दार्शनिक, ठीक है, जो अपने अलग ही विचार रखते हैं किसी भी चीज को लेकर, अपना एक मत रखते हैं, अपना एक स्टैंड रखते हैं, दे आर फिलोसोफर्स। ओके, उनकी एक अलग ही बोलते, ऐसे कहते हैं ना, आप लोग भी फ्रेंड्स में बात करते हो, अरे तेरी फिलोसफी मत झाड़ तू ज्यादा, है ना, फिलोसफी मतलब अपने विचार मत झाड़ो, ऐसे आप बोलते हो अपने फ्रेंड्स को। तो फिलोसोफर इज द पर्सन हु थिंक्स एंड ही हैज हिज ओन आइडियाज एंड व्यूज अबाउट समथिंग, और वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सो ही वॉज अ फिलोसोफर ऑल्सो, दार्शनिक व्यक्ति थे। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर का मतलब होता है बेटा जो चेंज लाते हैं, ठीक है, जो परिवर्तन लाते हैं। जैसे ये सोशल रिफॉर्मर थे, है ना, सोसाइटी में ये चेंज ला रहे थे, कैसे? अपने आइडियाज से, अपनी स्टडीज से, अपनी राइटिंग से, अपने विचारों से, ये सब अपनी सोसाइटी में चेंज ला रहे थे। सो ही इज ऑल्सो अ रिफॉर्मर, अ पर्सन हु makes changes to something in order to improve its academic discipline, ठीक है, चेंज ला रहे हैं किसी भी चीज में, they are reformer. About the poet, now we are going to read about him. Rabindranath Tagore, phrase. What is phrase? This is an abbreviation of Fellow of Royal Asiatic Society, ठीक है, इनको एक सदस्यता मिली हुई थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसके वो सदस्य थे, ठीक है। सो दिस इज फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक। ही वॉज बोर्न ऑन 7th May 1861 एंड ही डाइड ऑन 1941 7th August, ठीक है। कब उनका जन्म हुआ था बेटा? 7 मई 1861 एंड he died on 7th August 1941. उनको और किस नाम से जानते थे? गुरुदेव, गुरुदेव, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कोबी गुरु, कोबी गुरु मीन्स कवि गुरु, कवियों के भी गुरु, ठीक है। अबव ऑल द पोएट्स, इतने अच्छे थे। कोबी गुरु इसलिए बोला है बेटा क्योंकि ही वॉज फ्रॉम बंगाल, एंड बंगाल में जो एक्सेंट आता है कवि गुरु बोलने का, वो आता है कोबी गुरु, ठीक है। कोबी मीन्स कवि। एंड बिस्वा कोबी, बिस्वा कोबी मीन्स विश्व कवि, ठीक है, बिस्वा मीन्स विश्व, कोबी मीन्स कवि, विश्व कवि थे। ही वॉज सच अ फेमस मैन। ही वॉज इंडियन पॉलीमैथ, पॉलीमैथ बताया था, सारी चीजों की नॉलेज जिसको होती है। ही वॉज एन इंडियन पॉलीमैथ, पोएट, राइटर, प्ले राइट जो प्लेज लिखते हैं, कंपोजर जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, बनाते हैं, धुन बनाते हैं, फिलोसोफर दार्शनिक जो विचार रखते हैं अपने अलग अलग, सोशल रिफॉर्मर सोसाइटी में जो चेंजेस लाते हैं, एंड पेंटर। सी क्या क्या उनमें नहीं था टैलेंट, ही वॉज अ पॉलीमैथ। ये वर्ड पक्का इनको पूरा डिफाइन कर रहा है। ही वॉज अ पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर एज वेल। क्या नहीं आता था इनको, ठीक है, सारी चीजों से वो नॉलेज से भरे हुए थे। ही रीशेप्ड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक एज वेल एज इंडियन art with contextual modernism in the late 19th and early 20th centuries, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया था, मॉडर्नाइज किया था अपने इंडियन जो सोसाइटी है उसमें 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है। मॉडर्निज्म क्या होता है बेटा? मॉडर्न कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और टेक्निक, ठीक है। मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्न, नया,
ठीक है, नई चीज को हम अपना रहे हैं, नए विचारों को अपना रहे हैं, नई चीज हमारी सोसाइटी में हम ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्निज्म। ऐसे कहते हैं ना, पिछड़े विचारों को छोड़ो, है ना, चेंज जो है उसको एक्सेप्ट करो, अच्छी जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो, बुरे को नहीं अच्छे को, मॉडर्निज्म को। Author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful poetry of गीतांजलि। अब profoundly का मतलब है बेटा to a profound extent और extremely। profoundly मतलब deeply, बहुत गहनता से, ठीक है। Author of profoundly sensitive, इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि। ये नाम सुना है आपने, दिस इज वेरी फेमस। गीतांजलि जो है गुरुदेव की लिखी हुई है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, और ये बहुत ही अच्छी, फ्रेश और ब्यूटीफुल पोइट्री का कलेक्शन है, ठीक है इनका। He became in 1913 the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. See, in 1913 he won the Nobel Prize. ठीक है, Nobel Prize मिला था and he was the first non-European. What do you mean by the word non-European? मतलब इसका मतलब ये है कि 1913 से पहले के सालों में जो नोबेल प्राइज मिला करता था वो सिर्फ यूरोपियन लोगों को ही मिलता था, ठीक है। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे, भारतीय थे ना, तो एशिया के थे, तो इनको पहली बार 1913 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, साइंस, फिजिक्स, पीस एंड सो मेनी थिंग्स। ही गॉट इट फॉर लिटरेचर, ठीक है। Tagore's poetic songs were viewed as spiritual and mercurial. However, his elegant prose and magical poetry remain largely unknown outside Bengal. So here we are reading that Tagore की जो poetic जो उनका एसेंस था या उनका जो स्पिरिचुअल जो उसमें पावर था उनकी पोइट्री में, वो बहुत ही अमेजिंग था, ठीक है। और बंगाल के लोग उनको आज भी भगवान के समान मानते हैं। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। सो ही इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक है, इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। ही वॉज अ फेलो ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी बनाया गया था। His novels, stories, songs, dance, dramas and essays spoke to topics political and personal. सी वो इतनी वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स लिखते थे जिसमें उनकी स्टोरीज आ जाती थी, नॉवेल्स आ जाती थी, गाने आते थे, डांस ड्रामाज आते थे। डांस ड्रामा क्या होते हैं बेटा? नृत्य नाटिका, ठीक है, उसमें बीच में डांस होता है और क्या होता है, नाटिका भी होती है, प्ले भी होता है, ड्रामा, फिर डांस, फिर ड्रामा, दैट दे आर कॉल्ड डांस ड्रामाज। एंड एसेज, ठीक है, और उनके क्या क्या टॉपिक्स होते थे? पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों, ठीक है। ईदर द टॉपिक्स कुड बी पॉलिटिकल, राजनीतिक, देश की राजनीति से संबंधित, या फिर पर्सनल, या फिर हमारे खुद की पर्सनल उसमें होते थे। गीतांजलि मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग्स, गीत अंजलि, ठीक है। अंजलि क्या होती है? आप भगवान को जो चढ़ाते हो, गीतों की ऑफरिंग्स। गीतांजलि का मतलब है सॉन्ग ऑफरिंग्स, गीतों की अंजलि, ठीक है। गोरा मीन्स फेयर फेस्ड, गोरा आपको पता है सफेद, ठीक है, फेयर फेस्ड, गोरे रंग का। एंड घरे बायरे मीन्स द होम एंड द वर्ल्ड, घर और बाहर। ये बंगाली एक्सेंट में बोला हुआ है बेटा। द होम एंड द वर्ल्ड आर हिज बेस्ट नोन वर्क्स, ये इनके अभी तक के बेस्ट नोन वर्क्स है, इनके बहुत अच्छे जो रिनाउंड कामों में ये गिने जाते हैं। दे आर हिज बेस्ट नोन वर्क्स, ये इनके बहुत फेमस कामों में गिने जाते हैं। एंड हिज वर्स, short stories and novels were acclaimed or panned for their lyricism, colloquialism, naturalism and unnatural contemplation. उनकी जो ये पोइट्री थी, या तो वो गद्य में लिखते थे या पद्य में, ठीक है, वर्स एंड
प्रोज। तो ये जब वो लिखते थे तो वो इतना अच्छा होता था, उसका जो इफेक्ट आता था वो बहुत आउटस्टैंडिंग आता था और हर कोई उसको एडमायर करता था, एक्लेम करता था। ठीक है, एक्लेम्ड मीन्स पब्लिकली प्रेज्ड और सेलिब्रेटेड। इतना अच्छा लगता था उनका जो लेखन था, चाहे वो पोएम्स हो, चाहे वो नॉवेल्स में हो, स्टोरीज में हो, डांस ड्रामाज हो, वो सबको बहुत पसंद आते थे, मन को भाते थे। Panned means wash gravel in a pan to separate out gold. Here it means this, but panned का मतलब ये है कि उनकी जो राइटिंग्स होती थी उनमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के बाहर आती थी। ठीक है, जो बेस्ट ऑफ द सोसाइटी होता था या बेस्ट उनके जो आइडियाज होते थे, दे यूज टू कम आउट। Contemplation means the action of looking thoughtfully at something for a long time. काफ़ी टाइम तक आप उनके प्लेज, नॉवेल्स या पोएम्स को पढ़ के सोचते ही रहोगे। ठीक है, आप विचार करते रहोगे, वो इतना गहरा आपके मन पर असर छोड़ते थे। ठीक है, सो ही वॉज वेरी गुड ऑथर ईदर इन पोएट्री और इन नॉवेल्स एंड स्टोरीज। His compositions were chosen by two nations as national anthems, India's Jana Gana Man and the Sri Lankan national anthem was inspired by his work. अब आप देखो इनकी जो कंपोजिशन थी, इन्होंने जो म्यूजिक बनाया था या गाना लिखा था, भारत का और श्रीलंका का ये अपनाया गया था। ठीक है, भारत में भी और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं से ही अपनाया गया है। ठीक है, अपना तो जनगण मन है और श्रीलंका का जो भी है वो भी इन्हीं से अपनाया गया था। सी हाउ फेमस ही वॉज। सो श्रीलंकन नेशनल एंथम वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क एंड ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल एंथम तो इन्होंने लिखा ही था। सो नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम विच इज वोकेशन। ठीक है, वोकेशन मतलब जो चीज़ आपको बहुत पसंद हो वो काम करना, उसके थ्रू आप अर्निंग करते हो, उसमें किसी का कोई रोकना टोकना नहीं है, आपका मन खुश होता है उस काम को करके। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम। कम स्टार्ट स्टडिंग नाउ। फर्स्ट वर्ड इज गोंग। गोंग का क्या मतलब होता है? आपने कभी अपनी स्कूल में देखा है बेल कैसे बजती है आपकी स्कूल की? एक वायर से एक बड़ा सा मेटल का राउंड फ्लैट डिस्क टंगा होता है और उसको जोर से बजाया जाता है ना? और फिर वो वाइब्रेशंस होती हैं, वो आवाज में आती हैं आपको, है ना? दैट इज गोंग। ऑलराइट, उसको गोंग बोलते हैं। गोंग मीन्स अ मेटल डिस्क विद अ टर्न्ड रिम। उसकी रिम टर्न्ड होती है ना, गोल होता है। गिविंग अ रेजोनेंट नोट व्हेन स्ट्रक। और जब उसको ऐसे पीटते हैं या बजाते हैं तो ऐसे वो वाइब्रेशंस देता है जिससे आपको आवाज सुनाई देती है। ओके, दैट इज अ गोंग। ऐसे कोई डोरबेल या ऐसे थोड़ी बजती है, स्कूल की घंटी तो अलग ही होती है ना, दैट इज गोंग। सेकेंड इज लेन। लेन का मतलब है अ नैरो रोड स्पेशली इन अ रूरल एरिया। कोई गली, ठीक है, उसको बोलते हैं लेन। Now just have a look at this picture. Here you can see a man with his cart and he is having lots of bangles on his cart. यहाँ एक आदमी है, हॉकर जिसको कहते हैं, बेचने वाला या फेरी वाला, और इसके कार्ट के ऊपर क्या रखा हुआ है? बहुत सारी बैंगल्स रखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बैंगल सेलर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोम। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. अब ये कौन कह रहा है? ये एक छोटा सा नरेटर कह रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो इस पोएम को नरेट कर रहा है और वो अपनी सारी फीलिंग्स, सारे एक्सप्रेशंस इस पोएम में आपको बताने वाला है। When the gong sounds 10, जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है 10 बजे, है ना? जैसे ही 10 बजे घंटी बजती है in the morning and I walk to school by our lane. तो मैं अपने घर की गली से निकल के स्कूल की तरफ निकल पड़ता हूँ हर सुबह। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. और हर सुबह उसको कौन मिलता है? एक हॉकर मिलता है। हॉकर मीन्स बेचने वाला या फेरी वाला। वो मिलता है और वो क्या जोर जोर से चिल्ला रहा होता है? चूड़ियाँ ले लो, अच्छी अच्छी कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे चिल्ला रहा होता है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ठीक है, लोगों को टेम्प्ट करने के लिए, लेडीज़ को, गर्ल्स को, बच्चों को टेम्प्ट करने के लिए वो
10 o'clock एवरी मॉर्निंग किसको मिलता है? इस बॉय को मिलता है, हमारे नरेटर को मिलता है रोज सुबह. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. और उस हॉकर को देख के नरेटर को ऐसे लगता है कि इसको कोई जल्दी नहीं है ना. इसको किसी भी जगह पर कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पहुंचना, कोई इसका डेडलाइन नहीं है कि इतने बजे तक ये काम करना है. ये बिल्कुल फ्री है, बहुत मस्त है, बिल्कुल खुश है, कोई बंधन में नहीं बंधा हुआ है. देयर इज नथिंग टू हरी हिम होम. ऐसे कुछ भी नहीं लगता कि इसको किसी भी चीज की कोई जल्दी है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. और उसके कोई रोड फिक्स नहीं है कि वो इस गली पे जाएगा या इसमें जाएगा या कहाँ जाएगा. उसका जहां मन करेगा वो वहां जाएगा. जो हॉकर है, he will go wherever he would like to go. He is not bound to move to a particular lane or a particular road, जैसा कि हमारा नरेटर बाउंड है. Because he has to go to school. उसकी डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, उसकी जगह जहां वो जाना चाहता है वो फिक्स है ना. So he has to take one particular lane. He cannot change it. But this person who is the hawker of the bangles, he can change any of the lane. तो उसके कोई particular रास्ता नहीं है, कोई डेस्टिनेशन जाने का फिक्स्ड रूट नहीं है, तो वो फ्री है, वो कहीं भी किसी भी लेन में जा सकता है. No place he must go to. और कोई जगह भी फिक्स नहीं है जहाँ पे उसको जाना हो कि भाई फलाने घर तक जाके मुझे चूड़ी बेचनी है, ऐसा भी नहीं है. उसका जहां मन करे, जिस गली से मन करे, जिस जगह पे जाने का मन करे वो जा सकता है. उसके ऊपर टोकने वाला, रोकने वाला कोई भी नहीं है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और उसके घर वापस आने का भी कोई टाइम नहीं है. देखो ये कितनी टचिंग बात बोली है ना नरेटर ने. इट इज सो टचिंग. व्हाई? बिकॉज every child is always nagged by a parent to come home on time, है ना. पेरेंट्स बार बार आपको एक ही चीज बोलते हैं ना, घर टाइम पे आना, लेट नहीं होना, स्कूल से सीधा घर आना, दोस्तों के साथ खेलने मत लग जाना, रास्ते में कुछ खाना मत, ये मत करना, जैसे ही छुट्टी हो सीधा घर आओगे, है ना. इनको तो कोई नहीं कह रहा एंड ही इज फ्री. ठीक है, इनका कोई घर जाने का टाइम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिस पे इनको जाना है, और ना ही कोई डेस्टिनेशन फिक्स्ड है कि पर्टिकुलर जगह तक इनको जाना है. ही इज अ फ्री बर्ड. तो जो नरेटर है वो इस चीज को समझ रहा है एंड ही इज ऑब्जर्विंग दिस हॉकर. ओके, हॉकर क्या है? अ पर्सन हु ट्रेवल्स अबाउट सेलिंग गुड्स, टिपिकली एडवर्टाइजिंग बाय शाउटिंग. हॉकर क्या होता है बेटा? जो चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं ना, जो अपनी कार्ट लेके जाते हैं, 4 पहियों वाली एक कार्ट होती है, उसको धक्का मार के ले जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, ये चीज़ें ले लो, ये चीज़ें ले लो, है ना. प्लास्टिक के आइटम्स ले लो, बैंगल्स ले लो, या कोई भी सॉक्स ले लो, एनीथिंग, है ना. दे आर कॉल्ड हॉकर्स. वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, जैसे सब्जी वाला है, फ्रूट्स वाला है, आइसक्रीम वाला है, गन्ने के जूस वाला है. देयर आर सो मेनी हॉकर्स, ओके, एंड दे ऑल कीप ऑन शाउटिंग टू गेट देयर प्रोडक्ट्स बाइड बाय द पीपल. ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, दे जस्ट स्क्रीम और शाउट. वो हॉकर्स होते हैं. स्पेड क्या होता है बेटा? ऐसे फावड़ा जिसको बोलते हैं ना, आप खोदते हो मिट्टी, दैट इज अ स्पेड. अ टूल विद अ शार्प एज्ड, टिपिकली रेक्टेंगुलर metal blade and a long handle used for digging or cutting earth, sand, etc. ठीक है, फावड़ा बोलते हैं उसको, कहते हैं स्पेड, जिसके एक डंडी होती है लंबी सी, और मेटल का रेक्टेंगुलर क्या होता है, हिस्सा होता है आगे का, जिससे हम मिट्टी या सैंड को खोदते हैं. बेक्ड ऑफ फूड कुक्ड बाय ड्राई हीट इन एन अवन. बेकिंग आपको पता है, अवन में या हीट से क्या होता है, कुकिंग जिसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेक्ड. नाउ द चाइल्ड और द नरेटर इज सेइंग, आई विश आई वर अ हॉकर, spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. Now he is so much tempted by the way the hawker moves, by the way he moves on different places, and no time to go anywhere, no time to reach home. He is so much tempted and attracted by this profession that he thinks, काश मैं एक hawker होता. I wish
आई वर अ हॉकर, काश मैं एक हॉकर होता, एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और पूरा दिन मेरा जो था वो मैं सड़क पर ही बिताता, ठीक है, मस्ती से। कोई मम्मी पापा नहीं रोकने टोकने वाले कि टाइम पे घर आओ, स्कूल से सीधा घर आओ, ये मत करो वो मत करो, और चिल्लाता रहता रोड पे, क्या बोलता हुआ, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ठीक है। नाउ he says, when at 4 in the afternoon I come back from the school, अब जब 4 बजे छुट्टी होती है और वो वापस आता है स्कूल से, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. Now first person he met while going to his school was a hawker, ठीक है, पहला आदमी कौन था, हॉकर था। अब उसका स्कूल का टाइम कंप्लीट हो गया, ही इज डन विद द स्कूल एंड ही इज कमिंग बैक होम। नाउ व्हाट ही सीज अ गार्डनर। उसने किसको देखा, एक गार्डनर को। सो दिस इज द सेकेंड प्रोफेशन ही इज थिंकिंग अबाउट। और क्या देखता है, एक घर का गेट है, उस गेट के अंदर से उसको दिखता है कि गार्डनर जो है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोदी लगा रहा है क्यारियों में, है ना। He does what he likes with his spade. और जो गार्डनर है वो अपने फावड़े से जो मन में आता है वो करता है। ऐसा उस बच्चे को लग रहा है। ऐसा होता नहीं है बेटा, जो मन में आए वो थोड़ी करते हैं, वो तो जितना काम है उतना ही करेंगे, जहाँ करना है वो ही करेंगे। बट चाइल्ड डजंट नो दैट थिंग्स, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता। वो सोचता है कि गार्डनर भी बहुत मज़े कर रहा है, जहाँ मन आ रहा है वहाँ खोदी लगा रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा, ये मत करो वो मत करो, एंड ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग विद हिज ओन स्पेड, ठीक है। ही soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. Now he is thinking about his own self. कैसे, वो अपने बारे में कैसे सोच रहा है, उसको पता है कि अगर वो मिट्टी में गंदा हो जाता है या धूप में खेल रहा होता है तो मम्मा क्या करती हैं, मम्मा स्टार्ट स्कोल्डिंग हिम, ओके, एंड ही इज आस्क्ड टू एंटर द हाउस, क्लीन हिज क्लोथ्स एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, है ना। ही इज आस्क्ड नॉट टू मेक हिज क्लोथ्स डर्टी इन द सॉइल। उसको ये कहा जाता है कीचड़ में या मिट्टी में अपने कपड़े गंदे नहीं करो, और धूप में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ही थिंक्स ऑल दीज थिंग्स एंड देन ही सीज द गार्डनर। और ये सब सोच के वो गार्डनर को देखता है और उसको लगता है देखो ये तो कितने मज़े से सब कुछ कर रहा है, ये तो गार्डनिंग कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, इसके कपड़े देखो कितने गंदे हैं मिट्टी में, लेकिन इसको कोई कहने वाला नहीं है कि इतनी धूप में ये काम मत करो, कोई इसको पकड़ के ले जाके डांट नहीं लगाने वाला। देयर इज़ नोबडी हियर टू स्कोल्ड दिस गार्डनर, हाउ फ्री बर्ड ही इज़, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू। बट सी माय ममा एंड फादर दे स्कोल्ड मी व्हेन आई एम प्लेइंग इन सन, कि आप इसमें जो सन होता है उसमें आप खेलते हो तो क्या कहते हैं बच्चों को कि इसमें बेक मत हो जाना, है ना, पक मत जाना, इतनी धूप पड़ रही है, चलो अंदर। यू कैन सी दिस इज द गार्डनर। जो वो बच्चा देखता था, हो सकता है वो यही गार्डनर हो और वो अपने स्पेड से डिग करके एक क्यारी में प्लांट्स लगा रहा था। नेक्स्ट, डिगिंग। डिगिंग आपको पता है, खोदी लगाना, है ना, खोदना, किसी चीज को गड्ढा खोदना मिट्टी में। ब्रेक अप एंड मूव अर्थ विद अ टूल और मशीन और विद हैंड्स, पॉज और स्नाउट एटसेट्रा, ठीक है। या तो हाथ से खोदना या किसी टूल से खोदना, मिट्टी में गड्ढा करना, दैट इज कॉल्ड डिगिंग। जायंट, जायंट मीन्स ह्यूज, विशाल काय, बहुत बड़ा। जायंट मीन्स वेरी बिग, ह्यूज। An imaginary or mythical being of human from but superhuman size, ठीक है। ह्यूमन फॉर्म होता है बट सुपर ह्यूमन साइज होता है। सुपर ह्यूमन मीन्स वेरी टॉल, वेरी हेल्दी। जो आप लोग देखते हैं ना हल्क, कितना बड़ा और कितना स्ट्रेंज होता है वो, जो नॉर्मल इंसान है उनसे काफ़ी बड़ा होता है। आपने भी काफ़ी स्टोरीज वगैरह पढ़ी होंगी, बच्चे थे तब, कि आप जायंट्स और इंसान इस तरह के कुछ, तो जायंट्स व वेरी ह्यूज, बहुत बड़े होते थे, राक्षस जो होते थे, बट दे आर इमेजिनरी, वो सच में नहीं होते, दे आर कंप्लीटली इमेजिनरी। आई विश आई वर अ गार्डनर। नाउ द बॉय सॉ द गार्डनर एंड नाउ ही इज थिंकिंग आई विश आई वॉज अ गार्डनर। काश मैं एक गार्डनर होता, मैं एक माली होता। Digging away at the garden with nobody to stop me from digging, और कोई भी मुझे खोदी लगाने से रोक नहीं सकता था।
है ना? ऐसा कौन सोचता है? ये बच्चा सोचता है, नरेटर सोचता है, काश मैं एक गार्डनर होता, तब मज़ा आता मुझे, मैं सारे दिन खोदी लगाता रहता और कोई भी मुझे ये नहीं कहता तूने कपड़े गंदे कर लिए मिट्टी से, या ये कर लिया वो कर लिया, एंड ही वुड बी वेरी हैप्पी. इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ फन फॉर हिम इफ ही वर अ गार्डनर. ऐसा वो बच्चा सोचता है. एंड देयर वाज नोबडी टू स्टॉप हिम, है ना? कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. नाउ जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. और जैसे ही रात ढलने लगती है, मेरी मम्मा क्या करती है, या आपकी मम्मा भी क्या करती हैं? आपको यही कहती है ना बेटा, गो टू स्लीप. कहती है ना, जाके सो जाओ, गो टू बेड एंड हैव अ स्लीप. सुबह आपको जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, सो अर्ली टू बेड. सो जस्ट एज इट गेट्स डार्क, जैसे ही रात ढलने लगती है तो क्या करती है मम्मा? उसको कहती है जाके सो जाओ बिस्तर पे. I can see through my open window the watchman walking up and down. Now he is not asleep. वो सोता नहीं है, उसको नींद थोड़ी आती है जाते ही बिस्तर पे. वो क्या करता है? अपनी विंडो से बाहर देखता है. He is staring out of his window and what does he see? He sees the watchman. ठीक है? वॉचमैन कौन होता है? चौकीदार. ठीक है? चौकीदार को देखता है. And what does the watchman do? He is walking up and down the lane. वो उस रास्ते से आता है और जाता है. All right. So he sees a watchman from his bed. He is not asleep. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. Now he is saying the streets are, the lane is dark and lonely. Lane आपको बताया था गली, है ना, या रास्ता. It is very dark. Of course it is dark because it is night. वो रात हो गई है तो obviously अंधेरा होगा ही. और lonely, और रात को बाहर थोड़ी घूमते हैं लोग, नहीं ना. So it was lonely because nobody was seen on that lane. And the street lamp stands like a giant. और जो street lamp है ना, जो उस गली की जो लैम्प है, वो कैसी लगती है? जायंट जैसी लगती है. ऐसे लगती है कोई मॉन्स्टर है बहुत बड़ा सा. इट सीम्स एज इफ इट्स अ मॉन्स्टर स्टैंडिंग विद वन रेड आई इन इट्स हेड. उसके माथे पर एक रेड कलर की आंख चमक रही है, ऐसा लगता है. सी, दिस इज अ मियर इमेजिनेशन ऑफ दैट चाइल्ड, है ना, कि एक मॉन्स्टर जैसा है, एक जायंट जैसा है, बट एक्चुअल में क्या है? दैट इज ओनली अ स्ट्रीट लाइट. ठीक है? लैंटर्न. व्हाट इज अ लैंटर्न? लालटेन सुना है आपने? लालटेन, जो एक नीचे कुछ ऑयल जलता है और उसके ऊपर ग्लास का, कांच का कवर लगा के रखते हैं, लिड, जो ऊपर से थोड़ा ओपन होता है, और हम उसको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं रोशनी के लिए. इट्स नॉट अ टॉर्च बेटा, बट इट इज़ लाइक अ टॉर्च, क्योंकि वो हमें रोशनी दिखाती है. लालटेन होती है, उसमें फिर हम जैसे ही लौ जलाते हैं ना, तो वो ग्लास लिड से कवर होती है, रोशनी तो बाहर आती है, बट द जो फ्लेम डजंट गेट्स ऑफ, है ना. जो फ्लेम है, जो लौ जल रही है, वो बुझती नहीं है, क्योंकि हवा तो उसको टच नहीं हो पाती ना, इसलिए. और ऊपर से ओपन होता है, क्योंकि फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, है ना. तो ऊपर से ऑक्सीजन आती रहती है और वो जलता रहता है. उसको लालटेन बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में लैंटर्न कहते हैं. आपने देखा होगा ना, चौकीदार देखा है कोई मूवीज़ में, कंबल ओढ़ के, लालटेन लेके, बड़ी सी लठ लेके कोई जा रहा होता है, एंड इट सेज जागते रहो. यस और नो, यू रिमेंबर? यही होता है एक चौकीदार जब लालटेन लेके जाता है तब. लैंटर्न मीन्स अ लैम्प विद अ ट्रांसपेरेंट केस. आई टोल्ड यू, ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके आर पार दिखता हो. प्रोटेक्टिंग द फ्लेम और इलेक्ट्रिक बल्ब, और फ्लेम को वो प्रोटेक्ट करता है हवा से. And typically having a handle by which it may be carried or hung. उसके एक हैंडल होता है जिससे हम उसको पकड़ के लेके जाते हैं. So this is a watchman. बस इसके हाथ में एक चीज़ नहीं है, which is this lantern. ठीक है? So this is a watchman the boy is talking about. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. अब जो वॉचमैन जिसकी वो बात कर रहा है लड़का, द बॉय हु इज टॉकिंग अबाउट दैट वॉचमैन, व्हाट डज ही डू? ही स्विंग्स हिज लैंटर्न. वो अपनी लैंटर्न को ऐसे ऐसे
झूला झुलाते हुए लेके जा रहा है एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड. ऑब्वियसली शैडो इज देयर बिकॉज lantern is there. Lantern is a light and it will create a shadow of that person, है ना. तो एक साइड में lantern, दूसरी साइड में shadow है, परछाई है. And never once goes to bed in his life. It seems to that boy, उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जो वॉचमैन है ये कभी भी बिस्तर पे सोने नहीं जाता. Never once goes to bed in his life. कभी भी नहीं सोता है वॉचमैन. This is what the narrator thinks. Is it true? क्या ये सच है जो नरेटर कह रहा है कि वॉचमैन कभी नहीं सोता? No बेटा, it's not at all true. He sleeps in the morning. It's not possible for a person to work 24 hours without resting, right? So he sleeps in the morning. But the child thinks that all of the things are done with me only. Only my mother is saying me to sleep. See, this watchman is not sleeping at all, and I don't think he had slept in his whole life, and he will never go to bed. This is what the child thinks. I wish I were a watchman. Now he thinks about the third vocation. Third vocation क्या है? Watchman बनना चाह रहा है. Walking the street all night, और सारी रात वो गलियों में ही चलता रहे. He will be walking all the night through the streets, chasing the shadows with my lantern. और अपनी shadows का पीछा करता रहूँगा मेरी lantern के साथ साथ. So this is his imagination and what all he thought about the vocations. Earlier he thought about a bangle seller or a hawker. He wanted to be a हॉकर. क्या बनना चाह रहा था? एक फेरी वाला. नेक्स्ट ही ट्राइड अबाउट दैट गार्डनर. उसको एक गार्डनर दिखा ना, एंड ही थॉट दैट ही वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही वर अ गार्डनर. देन द थर्ड वोकेशन वाज अबाउट दिस watchman. He thought that watchman is very lucky and he is moving all the night through the lanes and he never sleeps on bed, which द बॉय हैज़ टू डू, है ना. जो वॉचमैन है वो कभी भी नहीं सोता है, ऐसा उस बच्चे को लगता है, और मुझे ही सोना होता है नहीं चाहते हुए भी, बिकॉज माई ममा आस्क्स मी टू डू सो. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम एंड द थ्री वोकेशंस द चाइल्ड वॉज इन thought of. First one was hawker, second one was gardener, and the third one was watchman. आप लोगों के भी कभी माइंड में इस तरह की बात आती है कि मैं एक आइसक्रीम सेलर होता तो मैं बहुत सारी आइसक्रीम खुद ही खा लेता. अपनी एक फटाफट से आइसक्रीम निकाली, खा ली एंड डन. स्ट्रॉबेरी वाले का मन किया वो खा ली, वनीला का मन किया वो खा लिया, कौन खाना है वो खा लिया, चॉकलेट आइसक्रीम एंड आई एम डन. कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं. बट यू डोंट नो वन थिंग बेटा, एनी ऑफ द वोकेशन, कोई भी जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो बहुत हार्ड वर्क मांगता है. इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज ड्यू टू हार्ड वर्क. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, यू आर गोइंग टू फेल इन दैट वोकेशन. ठीक है. जो बैंगल सेलर है, जो हॉकर है, कोई भी है, आप उनको देखो, वो सुबह सुबह अपना ठेला लेके जाते हैं, है ना. धूप में, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में वो ठेला लेके चलते हैं. उनके पास ना तो रेस्ट करने का कोई ऑप्शन है, ना ही उनके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उनको बैठ के कोई खाना खिलाएगा, ना वो आराम से कहीं सो सकते हैं, ना वो टीवी देख सकते हैं, ना वो फ़ोन्स पे कुछ करते हैं. बिल्कुल नहीं ना. जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड दे आर डूइंग दिस थिंग्स. अब आप ऐसे मत सोचने लग जाना कि मुझे फेरी वाला बनना है. हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, बस घूमते रहो, मज़ा आने वाला है. ऐसा नहीं है बेटा. हर चीज़ के पीछे बहुत हार्ड वर्क है. आप ये देखो, वो कितना ठंड में घूम रहा है, बारिश में घूम रहा है, हीट, स्कॉर्चिंग हीट, और उसमें भी वो अपनी सब्जियां, वेजिटेबल्स या कोई भी आप शुगर केन जूस, ये सब चीज़ें बेचते घूम रहे हैं, है ना. इट्स नॉट ईजी. बिल्कुल एक दिन आप करके भी नहीं देख सकते हो, है ना. यू कांट डू इट फॉर इवन अ सिंगल आवर. दूसरा, आप गार्डनर की बात करते हो. गार्डनर को कितना फिजिकल वर्क करना पड़ता है पता है आपको. कितनी बार उनके हाथ में छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, एंड दे गेट कट्स ऑल्सो, दे गेट सो मेनी थॉर्न्स, कांटे चुभ जाते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं उनको. और गर्मी, बारिश, सर्दी, सब में उनको काम करना है. दे हैव टू डू.
एंड द स्टडिंग जॉब इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन. जो पढ़ाई है ना वो सबसे ईजी जॉब है, सबसे ईजी काम है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो. बिकॉज यू हैव टू जस्ट सिट अंडर अ शेडी ट्री. एक पेड़ के नीचे बैठ के भी आप पढ़ सकते हो बेटा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आप एसी चला के पढ़ो. एक सिंपल पेड़ के नीचे भी आप बैठ के पढ़ सकते हो, है ना. पढ़ाई को ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए ना, सिर्फ कंसंट्रेशन और आपकी इच्छा चाहिए, है ना. आपका पढ़ने का मन होना चाहिए एंड अ कंसंट्रेशन, दैट्स इट. कहीं भी आप पढ़ सकते हो. तो ये जो चीज़ है, जो वॉचमैन वाली चीज़ है, ये तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है. वॉचमैन ही इज़ नॉट स्लीपिंग द होल नाइट. इमेजिन इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर अ सिंगल नाइट. नेक्स्ट डे आपकी ऐसी हालत रहेगी, आप बिल्कुल पागलों की तरह घूमोगे, है ना. बिकॉज पूरा जो बॉडी का आपका रूटीन है वो ही चेंज हो जाता है. सो इट इज़ नॉट फॉर द ईजी फॉर द पीपल टू डू दीज वोकेशंस. ये इतनी आसान नहीं है जितनी इस बच्चे को लग रही हैं. तो आप लोग भी ऐसा मत सोचने लग जाना कि ये वोकेशंस अच्छी हैं, हम तो यही कर लेते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, द बेस्ट थिंग यू कैन डू नाउ इज ओनली स्टडी. ओके, पढ़ाई जो है वो सबसे इजी काम है और वो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है. ओके, now we are done with the explanation of this poem. I hope you all enjoyed this session. Now we will meet in our next part with the question answers and the summary of this poem. Until then, everybody of you, take care. Have a great day, beta.